तो देखें, अभी तक हमने डिस्कस किया, अभी तक हमने क्या देखा कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को कम या ज्यादा करवा सकता है। कंस्ट्रक्शन इसकी हमने देख ली कि एक आयरन की हम फ्रेम लेते हैं और उस आयरन की फ्रेम के ऊपर दो कॉइल्स एक दूसरे के ऑपोजिट वाउंड कर देते हैं। पहले वाला कॉइल जिसको हमने एसी सप्लाई देनी है उसको प्राइमरी कॉइल कहा जाता है। दूसरे वाला जहां से हम आउटपुट वसूल कर रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, उसे हम सेकेंडरी कॉइल कह देते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वर्किंग प्रिंसिपल, ये कैसे वोल्टेज को कम या ज्यादा करवाएगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, तो देख लिया म्यूचुअल इंडक्शन, डिटेल से देख लिया म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं। फिर अगली चीज हमने देखी कि सिर्फ और सिर्फ एसी पे ऑपरेट करता है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन होती ही सिर्फ एसी पे है, डीसी पे म्यूचुअल इंडक्शन हो नहीं सकती। दैट्स व्हाई डीसी डज नॉट फ्लो थ्रू ट्रांसफार्मर। ठीक होगा। अब हम देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी वोल्टेज को इसने कम ज्यादा तो करवाना है जिस मकसद के लिए बनाया गया है, यानी वोल्टेज को कम या ज्यादा करवाने के लिए वो वोल्टेज को कम या ज्यादा तो करवाएगा, लेकिन कब वोल्टेज को कम करवाएगा, कब वोल्टेज को ज्यादा करवाएगा। वोल्टेज के इंक्रीज करवाने के लिए बेसिक कंडीशन क्या होगी, वोल्टेज को डिक्रीज करवाने के लिए बेसिक कंडीशन क्या होगी, उसके लिए अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, मैथ्स की टर्म में देखते हैं कि कब वोल्टेज कम या ज्यादा होगी। तो देखें जरा, सबसे पहले देखें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उस ईएमएफ के लिए फेराडेज लॉ, पूरे चैप्टर में बार बार फेराडेज लॉ को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दैट वाज फेराडेज लॉ। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखें, अगर हम फेराडेज लॉ लिखें दोनों कॉइल्स के लिए, प्राइमरी के लिए भी सेकेंडरी के लिए भी, तो देखें जरा प्राइमरी में जो प्राइमरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखें तो ईपी, नंबर ऑफ टर्न्स किसके आ जाएंगे, प्राइमरी के। ठीक है। ये फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, जाहिर सी बात है प्राइमरी का। ठीक हो गया। अच्छा अब इसी तरह फेराडेज लॉ अगर मैं सेकेंडरी के लिए लिखूं ईएस, वो क्या होगा, वो होगा एनएस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसका होगा, प्राइमरी का। हालांकि ईएमएफ सेकेंडरी की है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी का किधर से आ गया, वजह उसकी ये है कि फ्लक्स दोनों में एक ही फ्लक्स फ्लो कर रहा है, और वो फ्लक्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वो फ्लक्स तो प्रोड्यूस ही प्राइमरी की वजह से हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए प्राइमरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, एक तो ईएमएफ वो होगी ना जो एक्सटर्नल सर्किट की ईएमएफ है प्राइमरी में, एक दूसरी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी तो होगी, सेल्फ इंडक्शन भी पढ़ा था ना, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी तो थी। तो प्राइमरी के अपने ही करंट के चेंज की वजह से अपने ही अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था उसको हमने कहा, वो जो फिनोमिना था दैट वाज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। तो यहां पे जब प्राइमरी में करंट चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल करंट एसी करंट जब चेंज हो रहा है तो प्राइमरी के अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, किसकी वजह से, सेल्फ इंडक्शन की वजह से। वो वाली जो ईएमएफ थी वो आपके सामने लिख दी, प्राइमरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एनपी फेराडेज लॉ के मुताबिक डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। और फ्लक्स किसका चेंज होगा, प्राइमरी का, क्योंकि प्राइमरी की वजह से पैदा हो रहा है। और इसी तरह दूसरी तरफ म्यूचुअल इंडक्शन का जो फिनोमिना हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना के तहत सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स पे तो डिपेंड करेगी, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसका, प्राइमरी का, क्योंकि प्राइमरी का फ्लक्स इसमें से पास कर रहा है तो इसलिए यहां पे प्राइमरी का फ्लक्स दिखा जाएगा। ठीक होगा। अच्छा अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग। तो सेकेंडरी की ईएमएफ डिवाइडेड बाय प्राइमरी की ईएमएफ, इसे ऊपर रखें उसे नीचे रखें, डिवाइड कर दें, तो सेकेंडरी की ईएमएफ, सेकेंडरी की ईएमएफ डिवाइडेड बाय प्राइमरी की ईएमएफ। अब इसी तरह जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो देखें डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये तो सेम है ना, डेल्टा फाई पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा फाई पी बाय डेल्टा टी कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा एन एस डिवाइडेड बाय एन टी। और यहां से अगले स्टेप में इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है एन ई एस इज इक्वल टू ई पी इंटू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। अब ये वो फाइनल इक्वेशन है जो हमें बताएगी कि वोल्टेज कब स्टेप अप होगी और कितनी स्टेप अप होगी, और वोल्टेज कब स्टेप डाउन होगी और कितनी स्टेप डाउन होगी। दोनों सवालों का जवाब हमें ये इक्वेशन अब देगी। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें फिर इसको डिटेल से देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब बनेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, जो वोल्टेज को इंक्रीज करवाए। ठीक है, यहां पे पहले मैं लिख देता हूं, स्टेप अप कौन सा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होगा कि विच इंक्रीज द वोल्टेज,
वोल्टेज की टर्म में बताना है, ठीक है ना, करंट की टर्म में नहीं बताना। और स्टेप डाउन क्या होगा, अब क्लियर है। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन क्या होगा, डेफिनेटली विच डिक्रीज द वोल्टेज। अब जरा इस चीज को देखें। अच्छा, सबसे पहले तो देखें स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब बनेगा। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं तो किसकी वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए, सेकेंडरी की या प्राइमरी की? जी बताएं मुझे। हाँ, सेकेंडरी की वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए स्टेप अप के लिए या प्राइमरी की ज्यादा होनी चाहिए? प्राइमरी। सेकेंडरी, सेकेंडरी जो है उससे हमने आउटपुट लेनी है ना, तो हमारी आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, जरा वोल्टेज तभी इंक्रीज होगी ना कि हमें आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज मिलनी शुरू हो जाए। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए सेकेंडरी की वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए, सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी की वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, सेकेंडरी की वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए तो इसका मतलब है अगले स्टेप में मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई एस बाई ई पी शुड बी ग्रेटर देन 1। क्या ख्याल है? ठीक हो गया। ई एस बाई ई पी ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, ई एस बाई ई पी किसके इक्वल है, एन एस बाई एन पी के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि एन एस बाई एन पी शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब यह हुआ कि एन एस शुड बी ग्रेटर देन एन पी। यहां से क्या पता चला, यहां से यह पता चला कि अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर ग्रेटर आउटपुट वोल्टेज, फॉर ग्रेटर आउटपुट वोल्टेज, फॉर ग्रेटर आउटपुट वोल्टेज, प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सॉरी सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी शुड ग्रेटर देन प्राइमरी। क्लियर हुई ये चीज? हाँ जी, यस हाँ जी, सर। ओके। अब अगला सवाल, कितने ज्यादा होने चाहिए? ये तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने चाहिए, लेकिन कितने ज्यादा होने चाहिए? अब इस चीज को देख लेते हैं। तो देखें, सपोज करें, सपोज करें कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सपोज सपोज प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं लेट्स सपोज 10, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं 20। अब जरा देखें इसके मुताबिक वोल्टेज क्या बनेगी, ई एस इज इक्वल टू ई पी इनटू वैल्यूज पुट करें एन एस बाई एन पी। वैल्यूज पुट करने से क्या बनेगा, ये बन जाएगा ई पी इनटू 20 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका मतलब है 2 टाइम्स ई पी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स, अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से डबल कर दें तो सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी की वोल्टेज से डबल हो जाएगी। यहां से हमें रूल पता चल गया कि अगर हम सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स से 3 टाइम्स कर दें तो वोल्टेज भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें नंबर ऑफ टर्न्स को तो वोल्टेज भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, अप टू सो ऑन। आगे समझ बात की? तो इसी चीज को यहां पे लिख दें कि if number of turns of primary divided by number of turns of secondary is equal to small n, n कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, कि अगर सेकेंडरी और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स में रेशियो है n, तो इसका मतलब वोल्टेज कितनी इंक्रीज होगी, वोल्टेज n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देन वोल्टेज इंक्रीजेस n टाइम्स, देन वोल्टेज increases n times, voltage increases n times। लें जी, अब अगर ये रेशो हम 10 रख दें तो वोल्टेज 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, अगर ये रेशो 20 रख दें वोल्टेज 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। यानी सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से जितने टाइम्स ज्यादा होंगे वोल्टेज भी उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स इट। लें जी, लेने स्क्रीनशॉट पे मस्त है तो पूछ लें। देखें जी, अब हमने बनाना है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सब कुछ उलट हो जाएगा। फॉर स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो इसका क्या मतलब है, अब हमारी आउटपुट वोल्टेज कम होनी चाहिए, यानी सेकेंडरी की वोल्टेज कम होनी चाहिए। सो सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी की वोल्टेज से हो गई कम। अच्छा, जब सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी की वोल्टेज से कम होगी, यानी न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो ये फ्रैक्शन जो है ये 1 से छोटा हो जाएगा। सो दिस इज लेस देन 1। आगे समझ?
अब ये ई एस बाई ई पी एन एस बाई एन पी के इक्वल है, तो लिहाजा एन एस बाई एन पी ये भी 1 से छोटा हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद जरा देखें, जब एन एस बाई एन पी 1 से छोटा है तो इसका मतलब है एन एस एन पी से छोटा, यानी सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स से कम होने चाहिए। तो फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज करवाना चाहते हैं तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स से कम होने चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फॉर क्या लिखना था इधर, मैंने पता नहीं क्या था, मैं भी भूल गया हूं। फॉर आउटपुट वोल्टेज, फॉर डिक्रीज आउटपुट वोल्टेज, फॉर डिक्रीज्ड आउटपुट वोल्टेज, अगर वोल्टेज को हम डिक्रीज करवाना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी शुड लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स से कम होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगेन वही सारी चीज आ जाएगी कि वोल्टेज डिक्रीज तो हो जाएगी, कितनी डिक्रीज हो जाएगी, सेम वही सारा कुछ, कि अगर सपोज कर लें आपके सेकेंडरी की प्राइमरी की वोल्टेज है हमारे पास, लाइक प्राइमरी की वोल्टेज है लेट्स सपोज 10 वोल्ट्स, और नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं लेट्स सपोज 20, और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं लेट्स सपोज 10, तो कितनी हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, सेकेंडरी की वोल्टेज कितनी मिलेगी, अगेन वो फार्मूला देखें, ई एस इज इक्वल टू ई पी एन एस ओवर एन पी। तो वैल्यूज पुट करें तो ई पी है 10, एन एस कितना है 10, और ये कितना है 20, तो ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई, इसे डिवाइड करें 10 मल्टीप्लाई 0.5, और वोल्टेज कितनी रहेगी, वोल्टेज रहेगी 5। देखें प्राइमरी की वोल्टेज हमने 10 ली थी तो सेकेंडरी की वोल्टेज हमें 5 मिली, आधी वोल्टेज मिली। ठीक है, यानी कि जितने टाइम्स प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा होंगे वोल्टेज उतने टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी चीज को हम यहां पे लिख देते हैं कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न से n टाइम्स ज्यादा हैं, अब प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, पहले मैंने रेशो उल्टी लिखी थी, पहले लिखी थी ns बाई एन पी इज इक्वल टू n, अब लिखिए np बाई ns इक्वल टू n। तो अब यहां पे इसका मतलब है कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न से n टाइम्स ज्यादा हैं। ठीक है, तो इफ np और ns इज इक्वल टू n तो क्या होगा, देन वोल्टेज इज डिक्रीज्ड, पहले इंक्रीज हुई थी अब डिक्रीज होगी, इज डिक्रीज्ड n टाइम्स, तो वोल्टेज n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, दैट्स इट। ले जी, कोई मसला, देखें इस चीज को कि ट्रांसफॉर्मर में जब इन ट्रांसफॉर्मर में जब आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होनी शुरू हो तो आउटपुट करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और इसी तरह आउटपुट वोल्टेज अगर डिक्रीज होनी शुरू हो तो आउटपुट करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऐसा क्यों होता है, अभी जरा देखें। इन ट्रांसफॉर्मर इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इकट्ठा एक ही दफा लिखते हैं, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रही थी ना, तो इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, आउटपुट वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करती है, यानी सेकेंडरी की वोल्टेज इंक्रीज करती है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, आउटपुट करंट डिक्रीजेस, आउटपुट करंट डिक्रीजेस, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करती है तो आउटपुट करंट डिक्रीज कर जाता है। और इसी तरह स्टेप डाउन में, इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर उलट हो जाएगा सब कुछ। इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो क्या करती है, आउटपुट वोल्टेज वो डिक्रीज करती है, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, यानी सेकेंडरी की वोल्टेज डिक्रीज करती है, तो साथ ही साथ क्या होगा, फिर सेकेंडरी का करंट इंक्रीज कर जाएगा, फिर आउटपुट करंट इंक्रीजेस, आउटपुट करंट इंक्रीजेस।
अब ट्रांसफार्मर की यही वाली जो प्रॉपर्टी है, ट्रांसफार्मर के इसी प्रॉपर्टी को यूज करके लॉन्ग डिस्टेंसेस तक करंट जो है ना सप्लाई किया जाता है। अब जैसे यहां से ये तरबेला डैम कितना दूर है, मेरा ख्याल है ना करते भी तकरीबन कोई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तो हो गई। अब 100 किलोमीटर तक करंट ने ट्रेवल करके यहां तक आना है, तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में अच्छे खासे पावर लॉसेस आते हैं। सारे वायर इतनी इतनी जो लॉन्ग वायर है, उस वायर में से पास करते हुए क्या रेजिस्टेंस नहीं है वायर की, अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक जब करंट ने ट्रेवल करना है तो ठीक ठाक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो डेफिनेटली पावर लॉसेस भी ठीक ठाक आएंगे। तो फिर किया क्या जाता है इन पावर लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए? किया यह जाता है कि उधर तरबेला में जहां से बिजली प्रोड्यूस हुई है, मंगला में जहां से बिजली प्रोड्यूस हुई है, वहां पे पहले यूज किए जाते हैं किस तरह के ट्रांसफार्मर? वहां पे यूज किए जाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेंगे? वोल्टेज को इंक्रीज करवाएंगे, जिसके नतीजे में करंट हो जाएगा डिक्रीज। तो वहां पे जब करंट डिक्रीज हो गया, अब कम करंट ने ट्रेवल करना है वहां से यहां तक, तो जब करंट की अमाउंट कम होगी तो अब पावर लॉसेस भी कम हो जाएंगे। और जब पावर लॉसेस कम होंगे, यही तो हम चाहते थे कि पावर लॉसेस कम हो, पावर लॉसेस कम हो गए। अब जब करंट दोबारा यहां तक पहुंचा, हमारे इधर शहर के ग्रिड स्टेशन तक, तो वहां पे क्या किया जाता है उस ग्रिड स्टेशन में? वहां पे दोबारा से फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? वोल्टेज को एक दफा फिर डिक्रीज करवाते हैं, लेकिन करंट को इंक्रीज करवा देते हैं, और इस तरह से करंट फिर हमारे घरों तक, मोहल्लों तक सप्लाई होता है। तो पावर लॉसेस को मिनिमाइज करवाने के लिए, ये हो सकता है आपसे सवाल भी पूछ लिया जाए कि पावर लॉस को मिनिमाइज करवाने के लिए कौन सा वाला ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर से करंट कम हो रहा है। करंट जब कम होगा तो ट्रेवलिंग के दौरान, करंट की ट्रेवलिंग के दौरान पावर लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक हो गया? और उसके बाद हमारे मोहल्लों में लाके फिर दोबारा से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके, तो हमें हमारी मर्जी का करंट और वोल्टेज, जितनी वोल्टेज पे हमारी चीजें ऑपरेट करती हैं, वो हमें फिर से प्रोवाइड कर दिया जाता है। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, एक और चीज देखते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर कैसा? अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को मुझसे सवाल पूछना चाहिए था। ये जब मैंने एकेडमी में कराया था तो वहां पे स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर ये क्या बात हुई, वोल्टेज जब इंक्रीज कर रही है तो करंट कम कैसे हो गया? ओहम्स लॉ में क्या कहता है? ओहम्स लॉ तो हमें ये कहता है कि करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसने मुझे कहा कि सर जब वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो करंट कैसे डिक्रीज हो गया? ओहम्स लॉ फिर किधर चला गया? जी बताएं, आप लोग जरा बताएं ना, मैं देखूं कहां तक आप लोगों को चीज समझ आई है। देखें, सबसे पहले तो देखें आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है और वो किस तरीके से बिहेव करता है, फिर आपके इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। देखें, आइडियल ट्रांसफार्मर किस तरह का ट्रांसफार्मर होगा? जिसमें कोई पावर लॉसेस ना आए। जो रियल ट्रांसफार्मर्स हैं हमारे, ये जो अभी मैंने आपको ट्रांसफार्मर दिखाया था, चाहे ये ट्रांसफार्मर हो या चाहे हमारी गली मोहल्लों के ट्रांसफार्मर्स हैं, ये सारे के सारे ट्रांसफार्मर्स, इनमें पावर लॉसेस आते हैं। पावर लॉसेस कैसे आते हैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा, टॉपिक तो नहीं है, मतलब छोटा सा इसी से रिलेटेड सब टॉपिक है। तो पावर लॉसेस आते हैं, यानी जितनी पावर प्राइमरी को सप्लाई हो रही है पीछे से एसी करंट से, वो सारी की सारी पावर वो आगे सेकेंडरी को ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि रास्ते में कुछ पावर वो जाया भी करवाता है। तो पावर लॉसेस आते हैं। तो जितने भी रियल ट्रांसफार्मर्स हैं सब में पावर लॉसेस आते हैं। क्यों आते हैं डिस्कस करते हैं अभी। तो फिर आइडियल ट्रांसफार्मर कैसा होगा? आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा होगा जिसमें कोई पावर लॉस ना आए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में देखा था, आइडियल इंजन क्या होता है? एक तो रियल इंजन। रियल इंजन की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। जो बेस्ट इंजन अभी तक इंसान ने बनाया उसकी भी एफिशिएंसी 40% तक है, यानी बाकी 60% पावर वो सारी की सारी जाया कर रहा होता है। तो आइडियल इंजन क्या था? आइडियल इंजन वो था, हाँ जी, जिसमें किसी किस्म के एनर्जी लॉसेस ना आए, वो आइडियल इंजन था। बिल्कुल इसी तरह हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा? आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होगा कि जितनी पावर उसको सप्लाई की हमने, वो सारी की सारी पावर हमें आउटपुट में वापस कर दे बगैर कुछ जाया किए। ऐसा ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में फिर इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम होनी चाहिए। ठीक होगा? अब इनपुट पावर कौन सी होती है? प्राइमरी की पावर। आउटपुट कौन सी होती है? सेकेंडरी की पावर। अब पावर क्या होती है? वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। तो ये लिख दिया, प्राइमरी की पावर है तो वोल्टेज की प्राइमरी की वोल्टेज मल्टीप्लाई प्राइमरी का करंट। इसी तरह सेकेंडरी की पावर है तो सेकेंडरी की वोल्टेज सेकेंडरी का करंट। इन दोनों को रीअरेंज करें तो आपके पास इस तरह से इक्वेशन आती है। अब इस इक्वेशन में देख ले बेशक कि
प्राइमरी करंट जो है वो प्राइमरी वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और सेकेंडरी करंट सेकेंडरी वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही चीज आपके सामने मैंने लिख दी। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा देखें, अब मैं आपको उस सवाल का जवाब देता हूं। ओहम्स लॉ किधर चला गया कि आखिर वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट कैसे डिक्रीज हो गया? इस चीज को देखें, वेरी सिंपल। मुझे एक बात बताएं, तरबेला में जिस जगह पे बिजली प्रोड्यूस हुई एग्जैक्टली उसी लोकेशन की बात अगर हम करें, बाकी आगे बिजली जो सप्लाई हो रही है उसे छोड़ दें, अभी जिस जगह पे बिजली प्रोड्यूस हुई तरबेला में, क्या उस जगह पे पावर कांस्टेंट है या नहीं है? जाहिर है जिस जगह पे बिजली प्रोड्यूस हुई अभी अभी करंट ने आगे ट्रेवल नहीं किया तो पावर लॉसेस नहीं आएंगे ना। करंट ट्रेवल करेगा तो पावर लॉसेस आएंगे। तो जिस जगह पे एग्जैक्टली जिस जगह पे करंट प्रोड्यूस हुआ, अभी करंट ने आगे ट्रेवल नहीं किया, एग्जैक्टली उस जगह पे कोई पावर का लॉस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेटली करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी तो पावर लॉस आएगा ना। तो जहां पे करंट प्रोड्यूस हुआ अभी वहां से करंट ने फ्लो करना शुरू ही नहीं किया तो पावर लॉस किधर से आ गया? तो लिहाजा वहां पे कोई पावर लॉस नहीं आएगा। तो जब वहां पे पावर लॉस नहीं आएगा तो वहां पे पावर कांस्टेंट हुई या नहीं हुई? डेफिनेटली वहां पे पावर कांस्टेंट होगी। तो जब वहां पे पावर कांस्टेंट हुई तो फिर वहां पे क्या मैं पावर के लिए ये फार्मूला यूज नहीं कर सकता? इनपुट पावर आउटपुट पावर की बात नहीं कर रहा, उसी एग्जैक्ट लोकेशन की पावर की बात कर रहा हूं कि उस एग्जैक्ट लोकेशन पे पावर जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब जब एग्जैक्ट लोकेशन पे पावर ने कांस्टेंट रहना है तो देखें जरा इस चीज को, पावर का फार्मूला क्या होता है? ये देखें, पावर का फार्मूला क्या है? आई वी। आप जरा देखें, अब जब हुई पावर कांस्टेंट, अब पावर जब है उस जगह पे कांस्टेंट, जिस जगह पे बिजली प्रोड्यूस हुई उस जगह पे पावर है कांस्टेंट। अब जब उस जगह पे पावर कांस्टेंट है, अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं करंट को अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करवा दूं, ये देखें जरा, अगर वोल्टेज इंक्रीज कर जाए तो क्या करंट डिक्रीज नहीं होगा? देखें जरा, ये लिखा आई, ये लिखा वी। अब जरा देखें, जिस जगह पे वोल्टेज को मैं इंक्रीज करवाऊंगा, वोल्टेज अगर इंक्रीज करेगी तो क्या करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज नहीं करेगा प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए? अब अगर ऐसा होना शुरू हो गया कि वोल्टेज के साथ करंट भी बढ़ना शुरू हो गया, वोल्टेज के इंक्रीज करने के साथ करंट भी इंक्रीज करना शुरू हो गया, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट तो नहीं रह सकेगी ना। प्रोडक्ट को कांस्टेंट अगर हमने रखना है तो वोल्टेज अगर इंक्रीज है तो करंट को ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पावर कांस्टेंट है, ये फैक्टर कांस्टेंट है। तो इस फैक्टर को कांस्टेंट रखने के लिए अगर एक बढ़ता है तो दूसरे को डेफिनेटली कम होना पड़ेगा, तब जाके वो फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहेगा। समझ आई बात की? तो वहां पे पावर कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई वोल्टेज के इंक्रीज की वजह से करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। हाँ जी, अब आपको आपके सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला? कोई सेटिस्फेक्शन नहीं? यस, कोई मसला? बिल्कुल इसी तरह अगेन देखें, इसी चीज को मैं लिखता हूं, ये तो था स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। अगर अगेन मैं यही लिखता हूं कांस्टेंट यानी पावर कांस्टेंट आई वी, अब जरा देखें, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज को अगर हम डिक्रीज करवाएं तो अब करंट को इंक्रीज होना पड़ेगा, करंट इंक्रीज होगा तभी तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी, वरना ये प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं रह सकती। समझ आ गई? तो क्योंकि पावर इन्वॉल्व हो गई है, दैट्स व्हाई यहां पे फिर वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज और वोल्टेज डिक्रीज होने से करंट इंक्रीज हो रहा है। दैट्स इट। अब मुझे बताएं कोई मसला इसमें? मुझे आप लोग ये बताएं, अभी स्टार्ट ही हमने वहीं से किया था स्टार्ट ही हमने वहीं से किया था कि जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल्स जो बाउंड करते हैं, ये किसके ऊपर बाउंड करते हैं? स्टार्ट हमने किया था आयरन की फ्रेम के ऊपर बाउंड करते हैं। ये पूरी आयरन की फ्रेम लेते हैं इस तरह से, और इस आयरन की फ्रेम के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल्स को हम लपेट देते हैं अपना कोयल बनाने के लिए, ऐसे, लाइक इस तरह से, ऐसे। तो आयरन की कोर के ऊपर इन कोयल्स को बाउंड करते हैं। अब जरा याद करें, मैंने आप लोगों को चंद दिन पहले ईडी करंट्स का टॉपिक करवाया था, क्या वहां पे हमने देखा था ईडी करंट्स होते क्या और कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या बताया नहीं था कि कोयल में जब करंट प्रोड्यूस करता है तो उस करंट को तो हम इंड्यूस करंट कहते हैं, लेकिन जो जब फ्लक्स चेंज होता है उस कोर के अक्रॉस, कोर मटेरियल के अक्रॉस, तो वहां पे जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको ईडी करंट्स कहते हैं। अगर कुछ याद हो तो मैं यहाँ पे, किधर मैंने रख दिया वो, ये देखें जरा, ये देखें इसको दोबारा, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये मेरा कॉइल है, ये पूरी की पूरी तार जो मैंने लपेटी हुई है, और ये मेरा कोर मटेरियल है, ये सिलेंडर जो आपको दिखाई दे रहा है। अब जरा देखें कि जब फ्लक्स चेंज करेगा,
जब इस पूरे कोर मटेरियल के अक्रॉस और इस पूरी वायर के अक्रॉस जब फ्लक्स चेंज करेगा तो नतीजा क्या होगा, फ्लक्स की चेंज की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में भी, उस करंट को इंड्यूस करंट कहेंगे, और साथ ही साथ इस कोर मटेरियल के अक्रॉस भी, और इस कोर मटेरियल में जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ईडी करंट, और वो ईडी करंट सर्कुलर लूप्स बनाती हैं, लाइक इस तरह से, ऐसे इस तरीके से सर्कुलर लूप्स बननी शुरू हो जाती हैं, लाइक यूं, ये देखें जरा आप, आ रही होगी नजर, इस तरीके से सर्कुलर लूप्स बनती हैं ईडी करंट की। कहां पे बनती है, कोर मटेरियल के अंदर, ठीक हो गया। तो दो किस्म के करंट, एक है इंड्यूस करंट जो हमारे इसमें कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, कॉइल की वायर में प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा ईडी करंट प्रोड्यूस होगा जो इस कंडक्टर की बॉडी में, इस कोर मटेरियल की बॉडी में प्रोड्यूस होगा। तो अब यहां भी तो ऐसा ही हो रहा है, ये देखें जरा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये मेरा इनपुट सर्किट था और ये मेरा आउटपुट सर्किट था। अब हो रहा क्या था कि इस इनपुट सर्किट में मैं एसी करंट प्रोवाइड कर रहा था, एसी का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है, यानी करंट में वेरिएशन आ रही है। जब करंट में वेरिएशन आएगी तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस आउटपुट जो कॉइल है, आउटपुट कॉइल के अक्रॉस भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और इस पूरी आयरन की कोर मटेरियल के अक्रॉस भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो दो किस्म के करंट फिर प्रोड्यूस हो गए ना, दो किस्म के इंड्यूस करंट। एक तो वो इंड्यूस करंट है जो मेरे इस कॉइल में प्रोड्यूस होकर मेरे एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेगा, जो करंट मुझे रिक्वायर्ड था, जिसके लिए ये सारी अरेंजमेंट मैंने की। साथ ही साथ दूसरा करंट प्रोड्यूस होगा जो इस आयरन की कोर मटेरियल के अक्रॉस, आयरन की बॉडी में प्रोड्यूस होगा, दैट इज ईडी करंट। और ये जो पावर लॉसेस आते हैं ट्रांसफार्मर में, ये उन्हीं ईडी करंट्स की वजह से आते हैं। समझ आ गई बात की? तो यही चीज मैं यहां पे लिख देता हूं कि पावर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, पावर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये जो ईडी करंट्स होते हैं ज़ाहिर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ना, तो पावर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आर ड्यू टू ईडी करंट्स, ईडी करंट, एडी करंट, जो मर्जी कहें, ईडी करंट्स, पावर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आर ड्यू टू ईडी करंट्स इन आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की जो आयरन की जो कोर है, इस आयरन की कोर में ये ईडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं और इन ईडी करंट्स की वजह से पावर लॉसेस आते हैं। अगला सवाल है कि इन पावर लॉसेस को कैसे मिनिमाइज किया जाएगा। तो डेफिनेटली ईडी करंट्स को मिनिमाइज करवा के, ईडी करंट्स को मिनिमाइज करवाएं तो पावर लॉसेस भी मिनिमाइज हो जाएंगे। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि दीज पावर लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड, दीज पावर लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड, किस तरह से? बाय रिड्यूसिंग ईडी करंट्स। अब सवाल है ईडी करंट्स रिड्यूस कैसे होंगे, कैसे खत्म करेंगे? खत्म तो नहीं हो सकते 100%, लेकिन कम किए जा सकते हैं। अब इन ईडी करंट्स को कैसे मिनिमाइज करवाया जाएगा, इन ईडी करंट्स को मिनिमाइज कैसे करवाया जाएगा? देखें, ईडी करंट क्या करते हैं, क्लोज लूप्स बनाते हैं इस तरह से, कंडक्टर की बॉडी में इस तरीके से क्लोज लूप्स बनाते हैं। तो अगर इनके पाथ को ब्रेक कर दें, पाथ ब्रेक कर दें, ऑटोमेटिकली ईडी करंट रिमूव हो जाएगा। अब पाथ कैसे ब्रेक करेंगे? पाथ हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि जो आयरन की बॉडी है वो एक कंप्लीट बॉडी लेने की बजाय, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर लेने की बजाय छोटी छोटी थिन शीट्स ले लेंगे, और उन थिन शीट्स को आपस में हम कंबाइन कर लेंगे, उन थिन शीट्स के दरमियान कोई ना कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन थिन शीट्स को जब आपस में कंबाइन करेंगे, उन थिन शीट्स के अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होगा, तो ऑटोमेटिकली ईडी करंट के फ्लो करने का जो पाथ है वो खत्म हो जाएगा, पाथ रिड्यूस हो जाएगा, जिसके नतीजे में ईडी करंट्स मिनिमाइज हो जाएंगे और पावर लॉस भी मिनिमाइज हो जाएगा। अब ये किस तरह का होगा ये देख लें, ये पेज नंबर 149 पे है, जल्दी जल्दी है, पेज नंबर 149 पे, मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, पेज नंबर 149, हरी अप। यस सर। आप जरा देखें, अब इस पेज नंबर 149 पे ये आपको बिल्कुल टॉप पे जो राइट साइड पे फिगर दिखाई दे रही है, फिगर 14.14, इसमें देखें ऐसे ही किया गया, थिन शीट्स लिए और उन थिन शीट्स को आपस में कंबाइन करके ये पूरे का पूरा कोर मटेरियल तैयार कर दिया गया, और इन थिन शीट्स के दरमियान किया क्या गया, इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया गया। अब जब इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया तो अब जब यहाँ पे ईडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, ये देख ले जरा, ये इसको देखें, अब जब ईडी करंट इसमें इस तरीके से फ्लो करेगा, इसके ऊपर जब दिखाई दे रहा होगा, अब जब इसके ऊपर इस तरीके से ईडी करंट फ्लो करेगा, मेरी फिंगर को देखें जैसे फिंगर रोटेट कर रही है, इसके ऊपर जब इस तरीके से ईडी करंट फ्लो करेगा तो होगा क्या, होगा ये कि इन थिन शीट्स के दरमियान में तो इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो तो ईडी करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा।
नतीजा ईडी करंट का पाथ ब्रेक हो गया और ईडी करंट रिमूव हो गया, नतीजा पावर लॉसेस भी मिनिमाइज हो गए। यस, क्लियर हुई ये चीज? जल्दी से बताएं। हाँ जी बता Yes, दें, जल्दी sir. करें, मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है। अच्छा चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एक बात मैं जल्दी जल्दी में कर देता हूँ, वहीं पे एकेडमी में जब ये मैंने बताया था तो स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था कि सर ये बताएं कि फिर आयरन की कोर लेने की बजाय हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों नहीं यूज कर लेते जिसके ऊपर हम कॉइल को वाउंड करवा दें। अगर इंसुलेटिंग मटेरियल होगा तो ईडी करंट्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। अब इसका क्या जवाब है? इसका जवाब मैं अभी आपको ग्रुप में देता हूँ, ये ऑडियो सेंड कर रहा हूँ, वहां पे सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि मीटिंग का टाइम एंड हो चुका है। Okay, sir. स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हो गया? बस ठीक है फिर, Yes, अल्लाह sir. हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।